पिछले 8 सालों में हम सबने देखा कि किस तरीके से इस देश को तोड़ने की कोशिश आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने की है। हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि यह हमला किसी मुसलमान के ऊपर, किसी आदिवासी के ऊपर, किसी दलित के ऊपर, किसी महिला के ऊपर नहीं है। दरअसल ये हमला पूरा का पूरा संविधान के ऊपर है, हमारे अस्तित्व के ऊपर है। हम सबने देखा पिछले दिनों मणिपुर में क्या हुआ। सिर्फ वो वीडियो जिसको आप सबने देखा होगा हमारे रोंगटे खड़े कर देता है, हमारी नींदें उड़ा देता है वो वीडियो। सिर्फ वो एक अकेला वीडियो नहीं है, याद रखिए साथियों। ऐसे न जाने कितने वीडियोस हैं जो पिछले 80 दिनों में रिकॉर्ड किए गए हैं। वो तो सिर्फ एक वीडियो है जो हम सबके सामने है। 80 दिनों से मणिपुर के भीतर इंटरनेट की सेवाएं बाधित है, किसी तरीके की कोई खबर नहीं आ रही। हम देखते हैं कि हमारे देश के एक बड़े नेता, जिसे हमारे देश की पार्लियामेंट ने डिस्क्वालीफाई एमपी का दर्जा दे दिया, वो जब वहां लोगों से मिलने के लिए जाते हैं, पीड़ितों से मिलने के लिए जाते हैं, तो उन्हें भी वहां पर मिलने नहीं दिया जाता, बाहर धकेल दिया जाता है, एयरपोर्ट से वापस भेज दिया जाता है। वहां से किसी तरीके की कोई खबर आपके सामने नहीं आ रही। हम जानते हैं कि किस तरीके का कत्लेआम मणिपुर के भीतर चल रहा है। मणिपुर का कत्लेआम इस देश के तमाम आदिवासियों के लिए एक पूरा का पूरा एक संकेत है, एक चेतावनी है। और वो चेतावनी एक बात बहुत क्लियर कट कह दे रही है कि आदिवासियों, आपने बहुत ऊधम मचा लिया, अब शांत हो जाइए, नहीं तो इसी तरीके से खत्म कर दिए जाओगे। इस देश का संविधान जब बन रहा था तो हम जानते हैं कि हमारे पुरखों को जितनी हिस्सेदारी संविधान सभा के भीतर मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। कहा गया था कि 1 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति चुना जाएगा। उस समय भी हम लोग देखते हैं देश की लगभग 30 करोड़ की आबादी थी, 300 लोग चुने जाने थे, 300 लोग चुने गए, उसमें से लगभग 3 करोड़ आदिवासी थे। 10% के हिसाब से 10% उनकी संख्या होनी चाहिए थी। लगभग 29 से 30 लोग संविधान सभा के भीतर आदिवासी होने चाहिए थे, लेकिन कितने गए? टोटल 5। और उन 5 ने लड़के हमें जो और अधिकार दिलाया, चाहे हमारे अनुसूची 5 का मामला हो, अनुसूची 6 का मामला हो, जिनके तहत आज भी हमारी जमीन है कोई दूसरा नहीं खरीद पाता है, उसी हमने उसी अधिकार के ऊपर, उसी अनुसूची 5 के ऊपर यह हमला है। मणिपुर के भीतर अनुसूची 6 लागू होती है। क्या कहती है अनुसूची 6? वो कहती है कि आदिवासी इलाकों में किसी भी गैर आदिवासी को अगर अपना घर बनाना है, उसको यहाँ व्यापार करना है, अपनी दुकान बनानी है, अपना मकान बनाना है, यहाँ रहना है, तो पहले आदिवासियों से परमिशन लेनी होगी। वो हमला किस लिए है? वो हमला इसीलिए है क्योंकि मणिपुर की 90% जमीन आदिवासियों के कब्जे में है। और इसीलिए वहां के मैतेई कम्युनिटी के लोग जो अपर कास्ट लोग हैं, उन्हें वो चाहती है बीजेपी की सरकार कि एसटी का दर्जा दे दिया जाए और इस काम में हमारे देश का न्यायपालिका शामिल है, ये यहां से कहना पड़ेगा। ये जो आग लगाई गई है मणिपुर के भीतर, ये मणिपुर हाई कोर्ट के देन है। उन्होंने इसमें जो है दिया जलाने का काम किया है, आग लगाने का काम किया। मणिपुर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि मैतेई को एसटी का दर्जा दिया जाए और उसी के बाद से वहां अगले दिन से आग लगनी शुरू हो गई। और वहां क्या हुआ? लगभग 65% मैतेई वहां पर है, बाकी जो है वहां पर आदिवासी हैं, जिनमें कुकी है, जो है नागास है। लगभग 35% की आबादी है इन आदिवासियों की, लेकिन जमीनें लगभग 90% है। और मैतेइयों के पास जमीनें नहीं है, केवल वो घाटी में सीमित है, मणिपुर की राजधानी में सीमित है। अब उनको आदिवासियों की जमीनें चाहिए तो उन्हें एसटी का दर्जा देना पड़ेगा। और ये काम बीजेपी की सरकार ने हाई कोर्ट के थ्रू करवाया और हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीटली वहां पर कोलैप्स हुआ। और उसका नतीजा हमने देखा कि किस तरीके से आदिवासी बहनों को नंगा करके सड़कों पर परेड कराई है। ये जो परेड है, ये याद रखिए, सिर्फ उन 2 महिलाओं की परेड नहीं है, इस देश के तमाम उन लोगों की परेड है जो इस देश के संविधान में विश्वास करते हैं। इस देश
की भाईचारे में विश्वास करते हैं, इस देश को बनाने वाले लोगों में शामिल है, उन सबको नंगा करके मणिपुर के भीतर परेड कराया गया। और मणिपुर तक ये आज सीमित नहीं है। हम सबने देखा कि मणिपुर के साथ साथ एक दूसरे पिटारे को भी खोल दिया गया, जिसे हम यूसीसी कह रहे हैं, यूनिवर्सल सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के भीतर पिछले महीने इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश में दो कानून नहीं चलेगा, एक ही कानून होगा। उन्होंने घोषणा कर दी। एक हमारे नेता हैं जो आरएसएस की चड्डी पिछले 40 सालों से पहने हुए करोड़लाल मीणा जी, उनसे एक प्राइवेट बिल देश की पार्लियामेंट के भीतर पेश करवाया गया और कहा गया कि आप इस बिल को पेश कीजिए। सबसे शर्मनाक बात यह थी कि आरएसएस ने अपना खेल खेला और उसमें आदिवासी फंस गया। लेकिन यह सिर्फ आदिवासी तक सीमित नहीं है, ध्यान रखिएगा साथी। ये जो कह रहे हैं ना, एक देश में दो विधान नहीं चलेगा, इसका मकसद क्या है? हम जानते हैं कि एक परिवार में अगर 5 लोग भी हैं ना, तो पांचों की चॉइसेस अलग हैं। सबको एक तरीके की सब्जियां भी पसंद नहीं आती। जो माता बहनें बैठी है घर में सब जानती हैं कि एक तरीके की सब्जियां बनाई सबको पसंद नहीं आती। कोई तो होगा जो कहेगा कि नहीं मम्मा हमको ये सब्जी पसंद नहीं है या हमको ये पसंद नहीं है। और वो कहते हैं दो कानून नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? जितने इस देश में नागरिक हैं सबके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा और सबको ध्यान में रख करके ही कोई कानून बन सकता है। तो आप ये जो कह रहे हैं कि यूसीसी इस देश में कभी लागू नहीं हो सकता है, और वो लागू करके देख ले। जितनी ताकत बीजेपी और आरएसएस के पास है वो लगा करके देख ले, आदिवासी उनसे फेस टू फेस लड़ेगा, उल्लान करेगा। क्या होगा यूसीसी आने के बाद? इस खेल को भी समझिए। यूसीसी में उनका टारगेट क्या है? वो दरअसल आदिवासी को साइडलाइन करके यूसीसी के सामने वो मुसलमान को खड़ा करना चाहता है, ये भी ध्यान रखिएगा। यूसीसी के जरिए वो हिंदू वर्सेस मुसलमान करेगा, यूसीसी के जरिए वो हिंदू वर्सेस ईसाई करेगा, हिंदू वर्सेस सिख करेगा, हिंदू वर्सेस जैन करेगा। लेकिन वोट उनको कहां से मिलता है? वो तो मुसलमान से मिलता है। जब तक आरएसएस और बीजेपी के लोग हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं करते, उनको वोट नहीं मिलता। वो यूसीसी के जरिए यही करना चाहते हैं। लेकिन आदिवासी साथियों ये ध्यान रखिए, मुसलमान तो सिर्फ बहाना है, असली निशाना आप लोग। यूसीसी कहता क्या है? गोवा के भीतर लागू है। अभी तो भले सेंट्रल गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट नहीं तैयार किया, लेकिन गोवा में लागू है। हम सब लोग जानते हैं कि क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि भाई जो आपके शादी विवाह के नियम हैं सबके एक जैसे होंगे। अब एक बात बताइए, अगर एक जैसा नियम होगा तो क्या काजी जो है उधर जो है निकाह पढ़वा पाएगा? नहीं पढ़वा सकता है। अगर काजी ने निकाह पढ़वाया तो इनवैलिड करार दिया जाएगा यूसीसी के तहत। और उसके अलावा चर्च में शादी होती है, गुरुद्वारे में शादी होती है, उन सब का क्या होगा? वो सब भी खारिज होंगी। सबका एक यूनिफॉर्म पैटर्न होगा। उसमें एक लाइन जिसको उन्होंने छोड़ दिया गया, वो कह रहे कि हिंदू जो पैटर्न है उसके तहत आप शादी कर सकते हैं। तो मतलब क्या है आपका? आप मुसलमान को हिंदू तौर तरीके से शादी करवाना चाहते हैं, आप ईसाई की शादी हिंदू तौर तरीके से करवाना चाहते हैं, पंडित जी के हाथों करवाना चाहते हैं, किस तरीके से करवाना चाहते हैं? जबकि आदिवासियों में तो बहुत सारी परंपराएं हैं। कई साथी ऐसे हैं जो हिंदू तरीके से शादी करते हैं, पंडितों के जरिए शादी करते हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जो बिना पंडित के शादी करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो 7 फेरे लेते हैं। कई जगह शादियों में होता है कि 4 फेरे लड़की के घर, 3 फेरे लड़के के घर भी चलते हैं। कई जगह ऐसे शादियां ही नहीं है, बिना शादी के लोग रह रहे और उनके बच्चे भी हो रहे, उनको भी समाज में मान्यता है। यूसीसी इन सब के ऊपर सबसे बड़ा हमला है। वो कह रहे हैं कि संपत्ति में महिलाओं को बराबर दाग दिया जाएगा। आदिवासियों में तो संपत्ति बांटने का 1000 तरीके हैं। नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, पता चलेगा कि सबसे छोटी बेटी को सारी संपत्ति जाएगी, बेटों को जाएगी नहीं, बड़े बच्चों को नहीं जाएगी।
ठीक, कई जगह है कि बड़े बच्चे को संपत्ति में सारा हिस्सा जाएगा, बाकी बच्चों को नहीं जाएगा। कई जगह सबको बराबर कर दिया जाएगा, लेकिन इन सबको समाज की तरफ से तो मान्यता है नहीं। तो फिर जब हमारे पास हमारे नियम है, तो सरकार या बीजेपी कौन होती है हमारे लिए नए नियम तय करने वाली? हम ऐसे किसी भी यूसीसी को नहीं मानेंगे। यहां से ये बात भी कह देना बहुत जरूरी है सर। अभी जिस तरीके का पूरा खेल चल रहा है, कल परसों पार्लियामेंट के भीतर एक न्यूज क्या बोलते हैं, वो एक सवाल पूछा गया कि ये बताइए पिछले 5 सालों में 2018 से लेकर 2023 के बीच में 18 जुलाई तक आपने देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में जितने लोगों की नियुक्तियां की हैं, उनका थोड़ा सा कैटेगरी वाइज डेटा दे दीजिए। लगभग पूरे देश के भीतर 604 जो है हाई कोर्ट्स के भीतर जज अपॉइंट किए गए इस देश के भीतर। आदिवासी पता है कितने हैं? 9 लोग हैं। 604 में से सिर्फ 9 लोग। दलित कितना है? लगभग 16 या 17 के आसपास। ओबीसी कितना है? वो भी इससे थोड़ा सा ऊपर है। बाकी कौन है? सारे का सारा प्रकाश। तो जिस खूबसूरती की बात यहां पर हम लोग कर रहे थे कि तमाम जाति धर्म के लोग यहां मौजूद है, हमारे देश का जो हुक्मरान बन के जो व्यक्ति बैठा हुआ है, उन जिस पार्टी से वो बिलोंग करता है, वो नहीं चाहते कि ये देश समावेशी देश हो, ये देश संविधान के आधार पर चले। वो चाहते हैं कि कुछ खास जाति के लोग, कुछ खास धर्म के लोग ही इस देश पर राज करें, जो खास जगह से पैदा हुए। उन्होंने तो अपना एक पैरामीटर लगाया हुआ है ना। कौन रूल करेगा कि जो मुंह से पैदा हुआ है, जो भुजाओं से पैदा हुआ है, जो जांघों से पैदा हुआ है, इन्हीं के पास जो है शासन करने का हक है। तो परंपरागत तरीका तो यही कहता है, मनुस्मृति तो यही कहती है। लेकिन एक बात सोचिए, दुनिया बड़ा हंसती है हमारे ऊपर कि बताओ ये वो लोग हैं, जब दुनिया शाम पर सूरज की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है, ये अभी भी लोगों को मुंह से और जांघों से पैदा कर रहे हैं। ठीक है, वो तो यही चाहते हैं कि हम मुंह से बच्चे पैदा करते रहे, भुजाओं से बच्चे पैदा करते रहे, जांघों से बच्चे पैदा करते रहे। लेकिन एक चीज जान लीजिए, हम सब लोग जानते हैं बच्चे कैसे पैदा होते हैं, सारी प्रक्रिया हम लोग जानते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा एक प्रोपेगेंडा इस देश के भीतर चल रहा है, उसको भी रिजेक्ट करने की जरूरत है। खास करके बूंदी के भीतर जब हम लोग बैठे हुए हैं, एक बात इस इलाके के साथियों से कह देना बहुत जरूरी है, और खास करके मीणा साथियों से। साथियों, बहुत लंबे समय से आपके पीछे आरएसएस लगा हुआ है और वो सफल हो गया। उन्होंने आपको आपका कह दिया गया कि आपकी उत्पत्ति जो है मछली से हुई है ना। उन्होंने कहा है कि मीणा लोग मछली से पैदा हुआ है। हम सब लोग जानते हैं बच्चा कैसे पैदा होता है, कहां से पैदा होता है। मछली से हमने कभी बच्चों को पैदा होते हुए नहीं देखा। तो ये जो लोग मछली से बच्चे पैदा करवा रहे हैं और जो मछली से पैदा होना चाहते हैं हमारे लोग, उनको भी यहां से चेतावनी देने की जरूरत है कि जल्दी से जल्दी इस देश को समझ जाइए, ये मछली से बच्चे पैदा नहीं करवा रहे हैं। दरअसल आप लोगों को अपने हक और हुकूक से आपकी जो लड़ाई है, संसाधनों की जो लड़ाई है, उस लड़ाई से दूर करना चाहते हैं। उनका मकसद यही है। आप एक मिनट के लिए सोच करके देख लीजिए, आप अपने पिताजी से, दादाजी से पूछ लीजिए, 100 साल पहले, बहुत नहीं तो कम कर लीजिए 50 साल पहले पूछ लीजिए कि मीन भगवान का नाम सुना था कि नहीं सुना था। कहीं ने नहीं सुना था, कोई नहीं जानता। 1987 में, लगभग आज से 40-45 साल पहले, सवाई माधोपुर मेरा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक चौथ के बरवाड़ा के भीतर एक मीन भगवान का मंदिर बनाया गया और उसके बाद से सारी कहानी शुरू हो गई और हमारे लोग निकल पड़े मीन भगवान की रक्षा में। उनको पता ही नहीं कि दरअसल बचाना क्या है, लड़ना किस लिए है। वो निकल पड़े कि मछली को अब बचा के रहेंगे रेगिस्तान के भीतर।
तो ये जो मछली बचाने का स्कैम चल रहा है, इसको भी समझिए। वो दरअसल चाहते क्या है आपसे? आपके ऊपर एक मछली की थ्योरी लेकर के आए। वहां भी आरएसएस ने साजिश की, जैसे यूसीसी ने साजिश की हमारे साथ। वहां क्या हुआ? 1944 के भीतर जयपुर के आसपास एक पंचायत हुई। जैनियों ने एक पंचायत की। जैनियों की पंचायत में टॉप के मुनि मगन सागर, उनका पूरा नाम मगन सागर नाम था दरअसल। जैनियों ने उसको दीक्षित किया। वो मीणा व्यक्ति था, उसे दीक्षा देकर के जैन बनाया गया और वो हो गए मुनि मगन सागर। और उन्होंने, और उस समय आर्य समाजियों का काम चल रहा था, तो जैनी और आर्य समाजी दोनों मिलकर के मीन पुराण की रचना कर दिए। और रचना कर करके फिर जो है उसके 50 साल बाद मंदिर की कहानी शुरू हुई। और मंदिर की कहानी से आज आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा हम लोग देख रहे हैं तो हाड़ौती के लोग, कोटा के लोग, बूंदी के लोग, बारा के लोग, ये जो है सबसे बड़ा झंडा जो है मीन भगवान का लेकर चले जा रहे हैं। हमारे वाले थोड़े तेज थे, वो समझ गए। उन्होंने गलती जो की, मंदिर बना के वो गलती तो कर ली, उसके बाद बस उस मंदिर में जाना बंद कर दिया। लेकिन यहाँ के लोगों ने जाना शुरू कर दिया। इसलिए आप लोगों को भी समझने की जरूरत है। अभी जिस तरीके का हमला है, कुछ बातें और कह देना जरूरी है। अभी जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, देश का संसद सत्र चल रहा है, उसमें एक बिल इस देश की सरकार लेकर के आ रही है। वो कह रही है, उस बिल का नाम है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, वन संरक्षण अधिनियम 2023। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जिन इलाकों से सड़कें गुजरेंगी, उन इलाकों में आदिवासियों के जमीन पर जो राइट्स हैं, हक हुकूक हैं, चाहे वो अनुसूची 5 के तहत मिले हो, चाहे वो अनुसूची 6 के तहत हो, चाहे पेशा 1996 के तहत हो, वो सारे राइट्स खत्म कर दिए जाएंगे। सरकार एक नोटिस निकाल करके किसी भी इलाके को अपने कब्जे में ले सकती है और कब्जे में लेकर के कह सकती है कि इस पर आदिवासियों का कोई हक नहीं, वो आपकी भी जमीन हो सकती है। और वो बिल अगर आता है तो आप सब लोग जान लीजिए, ये जो एक्सप्रेस वे देख रहे हैं ना, दिल्ली से बॉम्बे निकल रहा है बड़ोदरा होते हुए, आपका इंदरगढ़ और लाखेरी के बीच में पड़ता है। उसके आसपास की सारी जमीनें SEZ में जाएगी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जाएगी, जहां आदिवासियों, अभी तो क्या होता था कि दलित और आदिवासियों की जो जमीन है एक दूसरे लोग नहीं खरीद सकते थे, लेकिन उस सड़क के बनने के बाद अब दूसरे लोग वो जमीनें खरीद सकते हैं। और यही बात इंश्योर करने के लिए पार्लियामेंट के भीतर ये अब बिल आ रहा है। कैबिनेट से मंजूरी हो चुकी है। इसी तरीके से एक बिल पिछले साल पास किया गया, उसमें कहा गया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम उसका नाम था, उसमें कहा कि हम जंगली जानवर बचाएंगे और जंगली जानवरों को बचाने के लिए हम लोग जो है रिजर्व एरिया डिक्लेयर करेंगे, अभ्यारण्य बनाएंगे, सुरक्षित इलाके बनाएंगे। क्या होगा हमें पता है। याद कीजिए, पिछले साल मध्य प्रदेश के भीतर चीते लाए गए थे। उन चीतों के जरिए 21 आदिवासी गांवों को खाली किया गया था। उन गांव का कोई पता नहीं है, वो गांव कहां गए, वो लोग कहां गए, और जो चीते लाए थे वो तो सारे के सारे मर चुके हैं, कुछ बचे हैं। ये तो चीता बचाने के नाम पर, शेर बचाने के नाम पर, बंदर भालू जो मगरमच्छ बचाने के नाम पर, दरअसल ये हमारी जमीनें छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वो चीज है जो हमारे पास है। आप याद कीजिए, हमारे पास जमीनों पर, खास करके आदिवासियों के मामले में, हमारे पास व्यक्तिगत तौर पर जमीनों के कोई पट्टे नहीं होते थे। हम तो जमीन को सामूहिक संपत्ति मान करके चलते थे। आजादी के बाद कहा गया कि नहीं, अब जमीनों पर पट्टे भी बटेंगे। 2006 में पहली दफा इस देश की संसद को लगा कि इस देश के आदिवासियों को भी जमीन पर पट्टा देना चाहिए, और तब जाकर के वो वनाधिकार अधिनियम 2006 लेकर के आती है। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस देश में लगभग 12 से 13 करोड़ आदिवासी हैं, और पता है FRA 2006 के तहत कितने लोगों ने जमीन पर पट्टे के लिए आवेदन किया? मात्र 44 लाख लोग। पिछले साल पार्लियामेंट के भीतर इस देश की सरकार ने कहा
44 लाख लोगों ने आवेदन किया और उनमें से पट्टा कितने को मिला? 19 लाख लोगों को। अब सोचिए 13 करोड़ में से 19 लाख के पास पट्टा है। आप जिस घर में रहते हैं, जिस जमीन पर आपका घर बना हुआ, क्या उसका पट्टा आपके पास है? बताइए कितने लोगों के पास पट्टा है? हाथ खड़ा कर लीजिए जिनके पास पट्टा है। एक आदमी, दो आदमी, ठीक है, इन्हीं के पास पट्टा है। अब आप ये बताइए, जिस जमीन पर आप रहते हैं और जिसका पट्टा आपके पास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने पता है आपको लेकर के क्या बयानबाजी, क्या जजमेंट किया है? 2009 की फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन आदिवासियों के पास फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत जिनके पास पट्टा नहीं है, उन्हें वो जमीनें खाली करनी होंगी। क्या आप तैयार है जमीन खाली करने के लिए? लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा तब क्या करोगे? पुलिस वाले तो आएंगे डंडा लेकर के, साथ में वन विभाग भी आएगा, जेसीबी, बुलडोजर भी आएंगे, फिर कैसे बचाएंगे? लठ लेके खड़ा होना पड़ेगा ना। यही सबसे जरूरी चीज है, लड़ना। क्योंकि उन्होंने जो आपके हाथ में मछली दी है ना, वो मछली आपको दरअसल इसीलिए दी है ताकि आप लड़े ना। आपको लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए, अपने हुकूक के लिए, अपने घर के लिए, अपने जमीन के लिए, अपने जंगल के लिए। और याद रखिएगा, जिस दिन आपने लड़ना छोड़ दिया, उस दिन वो आएंगे और आपको खदेड़ करके बाहर कर देंगे, कहेंगे कि आपने उनकी जमीन का अतिक्रमण किया है। जबकि ये देश, सब लोग ये जानते हैं कि इस देश की बुनियाद जो है ना, आदिवासियों ने रखी है। जब इन सरकार का अस्तित्व नहीं था, सरकार को कोई जानता नहीं था, उससे पहले से इस धरती पर आदिवासी रहते आए। और वो हमें कहते हैं कि आपने अतिक्रमण कर लिया क्योंकि आपके पास पट्टा नहीं है। वो हमें कहते हैं कि आप जमीनें खाली कर दीजिए, दूसरे लोगों को देनी है। तो ये यकीन रखिए, अगर आपके पास जमीन नहीं रही तो याद रखिएगा आप आदिवासी भी नहीं रहेंगे, क्योंकि आपकी पहचान जमीन से है, आपकी संस्कृति वो जमीन से जुड़ी है, आपकी परंपरा, आपका टोटम, आपका कस्टम, आपके त्योहार, सारी की सारी चीजें जमीन से जुड़ी है, खेती से जुड़ी है। और जिस दिन ये जमीनें छीन ली गई तो खेती का तो पता नहीं, जंगल रहेगा नहीं, कहां जाओगे? शहर में मजदूर बना दिए जाओगे। जो आज मालिक है, अगर जमीनें नहीं रही तो याद रखिएगा अगले दिन उसी जमीन पर आप मजदूरी करने पर बाध्य होंगे। तो साथियों, मैं अपनी बात को कहते हुए खत्म करूंगा कि एक कहानी है छोटी सी, उसका टाइटल है राजा नंगा है। कहानी दरअसल ऐसी है कि एक बार राजा साहब को फितूर चढ़ा। राजा ने कहा कि कुछ ऐसा किया जाए जो बहुत चमत्कारी हो, और मंत्रियों के आदेश दे दिया कि कुछ ना कुछ करिए जो सबको लगे कि राजा ने बहुत कुछ यूनिक किया, बहुत कुछ अलग किया, कुछ चमत्कारी काम। तो सबने सोचा, सब परेशान। एक मंत्री जी ने दिमाग दौड़ाया और राजा ने हुक्म दिया था कि अगर कोई आइडिया नहीं लेके आए तो सबको लटका दिया जाएगा। तो सब परेशान कि अगर आइडिया लेके नहीं गए राजा साहब के पास तो राजा साहब जो है सबको मरवा देंगे। तो उन्होंने तय किया, जो उनमें थोड़ा सा चतुर व्यक्ति था, उन्होंने कहा कि सब लोग एक जगह इकट्ठे हो जाओ। सब लोग इकट्ठे हो गए। सबने तय किया कि एक योजना बनाते हैं। योजना बनी कि कपड़े सिलवाए जाए। राजा को कहा गया कि राजा साहब, आपके लिए कपड़े सिलवाए जा रहे हैं और आपके जो कपड़े हैं वो ऐसे हैं कि उनमें आप दिखेंगे नहीं अगर पहन लेंगे। अगर आपने कपड़ा पहन लिया तो आप दिखेंगे नहीं। राजा ने कहा बहुत बढ़िया, बनवाओ। सब कपड़े बनने लगे, कपड़े बन गए। एक दिन पूरा का पूरा महल सजाया गया कि आज तो राजा को जो है बढ़िया कपड़े पहनाए जाएंगे। मंत्री जी अपना जो है हाथ यूं करके, जैसे कपड़ों को लाते हैं ऐसे हाथ कर करके ला रहे हैं चीजें। कोई कोट ला रहा है, कोई पजामी ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, ठीक। और सबने जो है राजा को वो पहनाना शुरू किया। राजा को सबने कपड़े पहनाए और राजा को बोला कि राजा साहब बहुत बढ़िया लग रहे, बहुत खूबसूरत लग रहे।
राजा साहब ने कहा कि चलो अब चलते हैं जनता के बीच में। और राजा साहब जनता के बीच में चले गए। सारे मंत्री सारे संतरी तारीफ कर रहे राजा की कि बहुत बढ़िया कपड़ा, बहुत बढ़िया कपड़ा। जब पहुंचे बाजार में तो एक बच्चे ने कहा कि राजा तो नंगा है। तो ये जो राजा नंगा है जो दिल्ली में बैठा, उसे कहना पड़ेगा कि बहुत हुआ। इस देश के संविधान के साथ, इस देश की अस्मिता के साथ, आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, माइनॉरिटीज के साथ, उनके अस्तित्व के साथ, उनके सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। और अगर आप खिलवाड़ करने की कोशिश करोगे तो हम इसी तरीके से एकजुट होंगे और आपका मुकाबला करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इंक्लाब जिंदाबाद। जय हिंद।